वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल-बलागा अल-वादिहा के ताल्लुक़ से, क्योंकि हमने अक्सर सिलेबस कवर करा दिया है और सिर्फ बलागा वादिहा एक मोटा पोर्शन था जो आपका कवर कराना था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किस तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए इस बलागा के बाद, क्योंकि ये 5-6 दिन के अंदर इंशाल्लाह या इसी आपके महीने के अंदर यानी अगस्त के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। फिर आपके पास 20 दिन बच रहे होंगे, शायद 21 को आपका एग्ज़ाम है JNU का, ठीक है, बाकी मुझे फ्लू का पता नहीं है। तो उसके बाद इंशाल्लाह उन 20 दिन में आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके की वीडियोस, MCQs चाहिए, PYQs चाहिए या इसी तरीके से और भी दूसरे अंदाज़ की, तो वो आप उस ताल्लुक़ से आप सजेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे और बलागा में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल वाली बलागा की वीडियो मैंने आपके जो UGC नेट की वीडियोज़ है वो आपको प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन आपकी जानिब से आया था कि नहीं हमें तो थोड़ा मुख्तसर चाहिए और इंशाल्लाह हम मुख्तसर ही गुफ्तगू करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो फसाहा, बलागा और उसलूब, ये 3 टॉपिक हैं। फसाहा क्या होती है, बलागा क्या होती है, उसलूब क्या होती है, ठीक है। तो फसाहा के लुग़वी माने क्या हैं, तो फसाहा के बस लुग़वी माने याद करें। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है अज़्ज़ुहूर वल बयान। फसाहा माने कि किसी चीज़ का ज़ाहिर होना, वाज़ेह होना, ठीक है, ये है। यानी कहा जाता है अफ़सहुस सुबह इज़ा ज़हरा, यानी सुबह क्या कहा जाता है, अफ़सहुस सुबह यानी सुबह निकल गई, सुबह नमूदार हो गई, तो ज़हरा के माने में, ठीक है। तो ये हो गया फसाहत के लुग़वी माना। और कलाम फ़सी क्या होता है, यानी इस्तिलाही तौर पे अगर कहें कि वो कलाम, फ़सी कलाम वो है जिसके माना वाज़ेह हों, ज़ाहिर हों, वही ज़ुहूर के माने में माना वाज़ेह हों, आसान लफ्ज़ में हों, जय्यद सबके, और उसकी तरतीब अच्छी हो। तरतीब उल्टी सीधी नहीं हो कि समझ में ही नहीं आए, खाना खा लो खाना खा, ऐसा जो भी मतलब अजीब अंदाज़ में, तो उस तरीके से अरबी में बनेगा, ठीक है। तो आपकी तरतीब अच्छी होना चाहिए, आसान अल्फाज होना चाहिए, मुश्किल अल्फाज नहीं, और माना वाज़ेह होना चाहिए, तब जाके कलाम फ़सी होगा। और कलाम फ़सी के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि जो कलाम फ़सी है, माना भी वाज़ेह है, तो उसका हर कलमा उस कलाम का हर कलमा, यानी कलाम जो है 2 कलमे पर, 3 कलमे पर, 4 कलमे पर मुश्तमिल होता है। तो वलिहाज़ा वजब अन तकून कुल्लु कलिमतिन फ़ीहा जारियतन अला अल-क़ियास अस-सर्फ़ी, उसमें से हर कलमा जो है क़वाइद के मुताबिक सही बैठता हो। जो क़वाइद हैं आपके ग्रामर के, बय्यनतन फ़ी मानाहा, और हर कलमे का अपना माना वाज़ेह हो और समझा जा रहा हो और उसमें कोई मिठास वगैरह की चीज़ पाई जा रही हो। ज़ौक़ सलीम क्या है, ये बहुत ज़ौक़ सलीम बोला जाता है। तो ज़ौक़ सलीम का मतलब ये है वल उम्दा फ़ी मारिफ़त हुस्निल कलिमात व सलासतिहा, ये एक सलाहियत है कि जिससे एक इंसान के अंदर एक ज़ौक़ होना चाहिए। मतलब आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ये कलमा अच्छा है, ये कलमा बुरा है, इस अंदाज़ का ज़ौक़, ठीक है। ये कलमा अच्छा नहीं है, ये कलमा बुरा है। हम कहते हैं ना कि यूज़ ऑफ वर्ड अच्छा नहीं है, यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए था, वही चीज़, ठीक है। इसी तरीके से अरबी में। और छोटी सी बात बताऊँ आपको, जैसे नक़्द के बारे में कहा जाता है, तो जो नक़्द मतलब क्या होता है, नक़्द का मतलब कोई अगर शेर कहा जा रहा है, अन-नक़्द फ़ी शेर अरबी, अरबी शेर में अगर कोई शेर कहा जा रहा है तो पता चल जाना चाहिए कि ये शेर अच्छा है या बुरा है, इस शेर को क्या दर्जा है इस शेर का। तो आपके असर जाहिली में क्या होता था, उनकी फितरत में शामिल था, ठीक है। वो अरबियन थे, नाबिग़ा दुबियानी जैसे लोग, इन्होंने फ़न्नी नक़्द नहीं था कि क़वाइद मौजूद हों, ये कायदा वो कायदा, कुछ नहीं, बल्कि फ़ितरी अज़्ज़ौक़ुल फ़न्नी नहीं, ठीक है, उस तरीके से नहीं होता, बल्कि अज़्ज़ौक़ुल फ़ितरी था। वहाँ पर उनकी फ़ितरत में मौजूद था कि शायरी सुनने के बाद उनको पता चल जाए कि ये शेर अच्छा है या बुरा है, और इस तरीके से चलता था, ठीक है। तो यही ज़ौक़ सलीम कि आपको पता चल जाए ये कलमा अच्छा है या क्या है। अब एक कलाम, तरकीब का मतलब कलाम ही है। एक तरकीब जो है, एक जुमला जो है वो फ़सी कब होता है, उसकी कुछ शर्तें हैं और ये शर्तें काफ़ी अहम हैं, इनके नाम हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वयुश्तरतु फ़ी फ़साहत तरकीब फ़ौक़ जरियान कलिमातिही अलल क़ियास सही व सहूलतिहा। तो पीछे गुज़रा ना कि जो कलाम है, जो जुमला है, उसके एक पहले तार में उसका जो एक छोटा छोटा पार्ट है, यानी कलिमा है, वो आपके कायदे के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। अगर तमाम कलमे कायदे के मुताबिक हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो तरकीब है अन यसलमा मिन ज़ाफ़ तालीफ़, कि वो ज़ाफ़ तालीफ़ से महफूज हो। सलीमा माने महफूज होना, कि वो ज़ाफ़ तालीफ़ से महफूज हो। तो आपका सवाल ये भी है कि इस तरीके की मिसाल देके आपसे पूछा जा सकता है कि इज़ाफ़े तालीफ़ है, नीचे अत्ताक़ीदुल लफ़्ज़ी है, अत्ताक़ीदुल मानवी है, या तनाफ़ुरुल हुरूफ़ है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ज़ाफ़े तालीफ़ का माना क्या है, तालीफ़ का माना होता है जोड़ना, बनावटा। तो जोड़ने में जो बनावट है,
कलमे की उसमें कमज़ोरी पाई जाती है, जोड़ने में, कंस्ट्रक्शन में कमज़ोरी पाई जाती है। और किस हिसाब से इन्होंने कहा कि कायदे से निकल जाता है, कायदा कुछ ऐसे बनाया जाए लेकिन कायदा अलग अंदाज में बनाई जा रहा है वो जुमला। जैसे हुआ खुरूजुल कलाम, मिसाल के तौर पे कह सकते हैं ये हुआ खुरूजुल कलाम अन क़वाइदुल लुग़ा अल मुत्तरिदा। वो क्या है? ज़ाफ़े तालीफ़, यानी किसी कलाम का क़वाइद, जो लुग़त के मौजूदा क़वाइद हैं, जो आम क़वाइद हैं, बिल्कुल वाज़ेह क़वाइद हैं, यूनिवर्सल ठीक है प्रिंसिपल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ वो आपका कलाम जाता हो। जैसे रुजूउ ज़मीर अला मुतअख़्खिरिन लफ्ज़न, ज़मीर का लौटाना, ठीक है, ज़मीर का लौट जाना अला मुतअख़्खिरिन, पहले वाले पर लफ्ज़ का लफ्ज़ी इसबार से और रुतबे के हिसाब से, फ़ी क़ौल सय्यदना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे वलौ अन्न मजदन अख़लदत दहर वाहिदा, ठीक है, वलौ अन्न मजदन, अगर मजद बुज़ुर्गी किसी को हमेशा हमेश रखती, वलौ अन्न मजदन अख़लदत दहर वाहिदा, अगर बुज़ुर्गी किसी को हमेशा हमेश किसी को रखती, मिनन नासी, लोगों में से, अब का मजदुहु अद्दहर मुतइमा, तो उसकी बुज़ुर्गी, किसकी बुज़ुर्गी? और ज़मीर लौट रही है पीछे वाले की तरफ जो बाद में आ रहा है, तो ज़मीर जो है पहले वाले की तरफ आती है, बाद वाले की तरफ नहीं, मुताख़िर मतलब बाद वाले की तरफ। तो ज़मीर का कायदा ये है कि ज़मीर अपने पीछे लौटा करती है, आगे को नहीं, या इसके लफ्ज़ में कहें कि अपने पहले वाले की तरफ लौटती है, बाद वाले की तरफ नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो मजदुहु, हु ज़मीर, उसकी बुज़ुर्गी, कहीं ऐसा लौटना चाहिए था इधर कहीं, लेकिन लौट कहाँ रही है? यहाँ पर। ठीक है, तो अब का मजदुहु अद्दहर मुतइमा, मुतइम को उसकी बुज़ुर्गी हमेशा हमेश रखती। किसका है? ये हस्सान बिन साबित का है। ठीक है, किसका है? ये हस्सान बिन साबित का है। तो मैंने वो कर दिया, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़मीर लौटना चाहिए थी पीछे की तरफ, लेकिन लौटा कहाँ रहे हैं? मुतइम, जो कि आगे है, और ये लुग़त के आम क़वाइद के ख़िलाफ़ है। तो ज़ाफ़े तालीफ़ का मतलब क्या होता है? लुग़त के आम क़वाइद के मुखालिफ होना, ये ज़ाफ़े तालीफ़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तनाफ़ुरुल कलिमात। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है तनाफ़ुरुल कलिमात। तनाफ़ुरुल कलिमात का मतलब क्या है? कि कलिमात एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हों। जब आप एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, आपकी जमती नहीं है। ठीक है, एक आपकी जमती नहीं है। तो इसी तरीके से कलिमात भी ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे से नफरत करने वाले, एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं, उनकी जमती नहीं है, उनको साथ बैठा के आप बात बना नहीं सकते। जैसे यहाँ पर कहते हैं, ये मैंने एक मानवी तौर पे समझाने के लिए कहा, वयुश्तरतु अन यसलमत तरकीब, दूसरी शर्त क्या है? कि उसमें तनाफुर कलिमात ना पाया जा रहा हो, उसमें तनाफुर कलिमात ना पाया जा रहा हो। और तनाफुर कलिमात मिसाल के तौर पे फ़ला यकूनु इत्तिसालु बाज़िहा बिबाज़िन, यानी कलिमात का बाज़ से ऐसे ना मिले हुए हों, मिम्मा युसब्बिबु सिक़लहा अला सम, कि जिसकी वजह से बोलने में या सुनने में परेशानी हो रही हो। व सऊबत अदाइहा बिल्लिसान, कि कलिमात, दो कलिमे हैं, तीन कलिमे हैं, उनको आपस में ऐसे ना मिलाया जाए कि उनकी वजह से बोलने में और सुनने में परेशानी हो रही हो, बोलने में और सुनने में परेशानी हो रही हो। जैसे वक़ब्र हरबिन बिमकानिन क़फ़्रु, इनका मखरज एक सा है तजवीद में, वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु। ठीक है, वक़ब्र हरबिन बिमकानिन क़फ़्रु वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु। ठीक है, ये हर कलिमे की बात अगर करें तो कलमा क़ियास सरफ़ी पर है, सही है, बिल्कुल फसी है, लेकिन इन कलिमात को ऐसे मिला दिया गया है कि इनको एक साथ बोलना आसान नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा क़ील इन्न हाज़ल बैत, ये शेर जो है, ला यतहय्यउ लिअहदिन अन युनशिदहु सलास मर्रातिन मुतवालियात, कि एक इंसान के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इस शेर को लगातार 3 मरतबा पढ़ ले। क्यों? क्योंकि जो मखरज है, ज़ुबान इससे अटक जाती है। ठीक है, अदायगी मुमकिन नहीं है। तो इसी को कहते हैं तनाफुरुल हुरूफ, और इस अंदाज़ में और बहुत सारी भी मिसालें मिल सकती हैं। आप ज़ाफ़े तालीफ़ की भी नेट से मिसालें निकाल सकते हैं, या फिर हम आपको मॉक टेस्ट वगैरह में देंगे, आप तनाफुरुल हुरूफ की नेट से मिसालें निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको और भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरी शर्त क्या है? अत्ताक़ीदुल लफ्ज़ी। तो 4 शर्तें हैं। नंबर 1 ज़ाफ़े तालीफ़, नंबर 2 तनाफुरुल कलिमात, नंबर 3 ताक़ीद लफ्ज़ी और ताक़ीद मानवी। अब चलिए ताक़ीद लफ्ज़ी और ताक़ीद मानवी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हैं। तो क्या है तरकीब? ताक़ीद लफ्ज़ी से महफूज हो। लफ्ज़ी ताक़ीद, ताक़ीद का मतलब पेचीदगी, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड आपकी इबारत ना हो। ठीक है, जो सेंटेंस हो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो वर्ड्स के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से। वहुवा अन यकून अल कलाम, और वो क्या है ताक़ीद लफ्ज़ी? अन यकून अल कलाम खफ़ी अद दलाला अला अल मुराद, कि कलाम जो है
دلالت میں پوشیدہ ہو، مطلب جو معنی دینا چاہتے ہیں اس معنی کو صحیح ظاہر طور پہ نہیں کر پا رہا ہو، ظاہر نہیں کر پا رہا ہو، ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو جو معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بسبب تاریخ الکلمات، بسبب تاخیر الکلمات، کلمات کے مؤخر کر دینے کی وجہ سے، یا ان کے آگے کر دینے کی وجہ سے، یعنی جو ان کی اصل جگہ تھی ان کی اصل جگہ سے آگے پیچھے کر دینے کی وجہ سے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کھانا کھا لو، لو کھانا کھا، ٹھیک ہے، تو عجیب لگے گا کیا کہہ رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے، کھانا کھا لو، آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہمارے جائیں آئیں یہاں، جو بھی مطلب اس طریقے سے، تو جہاں ہونا چاہیے تھا ایک لینگویج کے حساب سے جو قواعد ہیں اس حساب سے ہٹا کے آگے پیچھے کر دیں اور معنی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جیسے بچے کبھی کبھی بولتے ہیں، یا آپ کے جو جیسے معنی ہمر بھی بولتے ہیں، یا پھر آپ کے دوسرے لوگ ہماری ہندی یا عربی زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، او بالفصل بین الکلمات التي يجب ان تتجاور ويتصل بعضها ببعض، تو ان کلمات کو آگے پیچھے کر دیا جائے، پیچھے جو اصلی جگہ سے، یا پھر کلمات کو جوڑ دیا جائے یا الگ الگ کر دیا جائے، حالانکہ ان کو جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ کہیں گے ما قرأ الا محمدن، ما قرأ الا واحدن محمد مع کتابا اخیہ، کلمے کی بات کریں تو ایک ایک کلمہ صحیح ہے اس میں، لیکن کلام صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے لگ دیا ہے جہاں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں معنی بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ حالانکہ اس کی صحیح ترکیب کیا ہے؟ ما قرأ محمد الا کتابا واحدا مع اخیہ، الا کتابا واحدا مع اخیہ، تو یہ آپ کا تاکید لفظی ہوا، مطلب لفظ سے کھلواڑ کر دیا، لفظ کو الٹا سیدھا کر دیا، یہ ہے لفظ سے کھلواڑ، ٹھیک ہے، یعنی آگے پیچھے کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں پھنس جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال انہوں نے دی ہے، انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد، ٹھیک ہے، انا یکون ابا البریۃ آدم، ترجمہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا کہاں سے کہاں ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ کیف، انا کا مطلب کیف یکون آدم ابا البریۃ و ابوک محمد و انت الثقلان، یہ اس طریقے سے، لیکن ثقلان یہاں انت محمد، عجیب انداز کی ترکیب ہے۔ امید کرتا ہوں تاکید لفظی آپ کو سمجھ میں آئے گی، لفظ سے کھلواڑ کیا گیا، لفظ کو ادھر ادھر کر کے آپ کی ترکیب کو، آپ کے جملے اور کلام کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِي، اور تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ کلام کے، ترکیب کے، جملے کے فصیح ہونے کے لیے کہ وہ تاکید معنوی سے محفوظ ہو۔ کس سے؟ تاکید معنوی سے محفوظ ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ معنی میں تھوڑا کھڑواڑ ہوتا ہے، معنی اس کا ظاہری معنی کچھ ہے، توریہ کے ٹائپ کا کہیں نہ کہیں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل توریہ نہیں ہے، توریہ تو وہ بلاغت کی قسموں میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ جملے کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِي، تاقید معنوی کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَعْمِدَ الْمُتَكَلِّمُ إِلَى التَّعْبِيرِ عَن مَعْنًى فَيُسْتَعْمَلُ، کہ آدمی جو ہے کوئی معنی لینا چاہے، میں نے پہلے مانا تو سوچتے ہیں نا کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ورڈ بعد میں آتے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ ان یعمد المتکلم، بولنے والا کچھ معنی بیان کرنا چاہے، کچھ معنی ظاہر کرنا چاہے، فیستعمل فیہ کلمات، اور ورڈ کی اس کا سلیکشن کیسا ہو؟ ایسے کلمات کو چنیں جو کہ اپنی حقیقی معنوں میں نہیں ہیں، کسی ایک معنی کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے، تو وہ کلمہ استعمال کیا جو کہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، فیسیء اختیار الکلمات، چنانچہ وہ غلط کلمات کا سلیکشن، ورڈ سلیکشن غلط ہوتا ہے، للمعنی الذی، جس معنی کو بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی جو معنی دینا چاہتے ہیں، جو میسج دینا چاہتے ہیں، اس معنی کے لیے جن ورڈز کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، جن کلمات کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، وہ کلمات استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ دوسرے کلمات استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے فیضطرب التعبیر ویلتبس الامر علی السامع، تعبیر میں پیچیدگی آ جاتی ہے، تعبیر مضطرب پریشان کن ہو جاتی ہے، اور پھر سامع اور سننے والا اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ذالک ان کلمۃ اللسان، جو لسان ایک کلمہ ہے، یطلق احیانا و یراد بها اللغہ، بولا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ زبان مراد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، یعنی اصل معنی لسان کا زبان ہے، اللغہ ہے، ای ناطقا بلغت قومہ، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح استعمال ہے، یعنی اصل معنی کیا ہے کہ لسان کو لغت کے معنی میں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فَإِذَا اسْتَعْمَلَ إِنسَانٌ، لیکن کوئی بولنے والا، کوئی انسان اس معنی کو، اس کلمے کو استعمال کر لے، ٹھیک ہے، اس کلمے کو استعمال کر لے، والجاسوس، اور جاسوس، ٹھیک ہے، کس معنی میں؟ جاسوس کے معنی میں، وقال، اور کہے، بث الحاکم السنتہ فی المدینہ، حاکم نے اپنے
बसल हाकिम अलसिनतहु फिल मदीना, हाकिम ने अपनी ज़ुबानों को फैला दिया मदीना में। तो आप ऐसा मुझसे कहेंगे ज़ुबानों का मतलब क्या मुराद ले रहे हो भाई? वकाना मुख्तियान, और ये उसका इस्तेमाल करना गलत होगा, ठीक है। और इसके माने क्या होंगे? अलसिनत के मतलब जासूस के माने में, उसने अपने जासूसों को फैला दिया और आप उनके लिए अलसिना यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। अलसिना यूज़ आपकी 4 चीज़ें हुई, इनको अच्छे से याद करेंगे उम्मीद करता हूँ। और इसी तरीके से आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस से और इस्तिफ़ादा करने के लिए बलागा में इंशाअल्लाह एमए के लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपको देने की कोशिश की जाएंगी। और इसी तरीके से अगर तारीख़ुल अदब अरबी की बात करें तो तारीख़ुल अदब अरबी में हमने असर जाहिली, असर इस्लामी और बेहतरीन अंदाज में उसको कवर करने की कोशिश की है। बाकी साथ में हमारे मॉक टेस्ट, क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ तो आपकी चल ही रही है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको, जिसमें हमने बात करी फसाहा के मुतालिक। तो कलाम कब फसी होता है उसकी 4 शर्तें हैं। नंबर 1 ताक़ीद, नंबर 1 ज़ाफ़े तालीफ़ यानी बनावट में कमज़ोरी हो, और वो आपकी उसका माना हमने बताया कि वो लुगत के जो आम कवायद हैं उसकी खिलाफ वर्जी करता हो। नंबर 2 तनाफुरुल कलिमात, यानी कलिमात में तनाफुर कलिमात हो, यानी ऐसे कलिमात का मिला देना उनको जिन कलिमात का बोलना और सुनना मुश्किल हो सुनने वाले पर और बोलने वाले पर। और तीसरा हमने बताया ताक़ीद लफ्ज़ी, लफ्ज़ का खिलवाड़ किया जाता है, लफ्ज़ को इधर उधर अपनी जगह से हटाकर बोला जाता है जहाँ उनको होना चाहिए था आगे पीछे करके, जिसकी वजह से फिर सुनने वाले को वो माना समझ में नहीं आता है। और ताक़ीद मानवी का मतलब होता है कि जिस माने में इस्तेमाल करना चाहिए था और जो लफ्ज़ बेहतरीन सिलेक्शन होना चाहिए था वो नहीं होता है, बल्कि दूसरा होता है, जिसकी वजह से माना पेचीदा हो जाता है और वो फिर कलमा फसी नहीं होता है। बलागा की बात करें, बलागा की ये एक तारीफ़ है और बेहतरीन तारीफ़ है। इसकी कई शर्तें हम देखने की कोशिश करेंगे। बलागत का मतलब क्या है कि फसाहत तो होना ही चाहिए, ठीक है। बलागत जो है, बलागत में फसाहत तो होना ही चाहिए, यानी हर बलीग जो है फसी है लेकिन हर फसी बलीग नहीं है। माना ये कि मैं कोई बात बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं तकरीर करूँ कोई खुशी की बात, ठीक है, और मैयत के मौके पर, ठीक है, तब कोई असर नहीं करेगा। तो बलागत में सिर्फ कलिमात का ज़ाहिर होना नहीं आता है, बल्कि आपको मौका महल के हिसाब से किन लोगों के सामने बात हो रही है, बच्चों के सामने कौन से अल्फाज होना चाहिए, कौन से कलिमात, कौन से जुमले होना चाहिए, कौन से हालात हैं, कौन से ज़रूफ़ हैं, कौन से ज़माने में, ठीक है। और इस अंदाज़ में एक बलागत बनती है जिसकी तारीफ़ यहाँ पर हम देखते हैं और उसके अनासर निकालने की कोशिश करेंगे। अम्मल बलागा फ़हिय तादियतुल मानल जलील, तो बलागा का माना क्या है कि वो एक कोई पैगाम देना चाहता है, एक पैगाम पहुंचाना चाहता है, एक माना पहुंचाना चाहता है। वादेहन, तो माना जो है वाज़ेह तौर पे पहुंचना चाहिए, जो कि चलें वो किसकी शर्त है, वो फसाहत हो गया है। ये क्या हो गया? फसाहत हो गया कि आप जो जुमला बोलना चाहते हैं उससे आपका माना पहुंच रहा हो। बेइबारतिन सहीहतिन फसीहतिन, ये वही फसाहत है कि आपकी इबारत फसी हो और सही हो। ये हो गई आपकी फसाहत। बलागत में एक क्या आ गई? फसाहत आ गई। फिर उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? लहा फिन नफ्स असरुन खल्लाबुन, नफ्स में उसका असर पड़ना चाहिए। किन के नफ्स में? जिनको आप पेश कर रहे हैं, जिनके सामने आप अपना कलाम पेश कर रहे हैं, जिनके सामने तकरीर कर रहे हैं, उनके दिलों में आपकी उस बात का असर होना चाहिए। कहा जाता है बलागत उसको कहते हैं जो असर दिल पे करती है। ऐसा कुछ अशार बना हुआ है, ठीक है, जो दिल पे घुस जाती है, दिल में जाके उतर जाती है, ठीक है, वो लहा फिन नफ्से असरुन खल्लाबुन। तो नंबर क्या बलागत की पहला क्या शर्त है कि फसीहुल कलिमा, फसीहुल कलिमात, फसीहुल इबारा इस तरीके से हो। दूसरा उसका जिसके सामने तकरीर की जा रही है उन पे असर हो रहा हो, और जिस जगह कही जा रही है, आप हर बात इंडिया में, पाकिस्तान में, आप अफ़गानिस्तान में हर बात नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपको चेंज करना होगी लोगों की तबीयतों के हिसाब से, लोगों के सकाफ़त, लोगों के कल्चर और उनकी सोच और उनकी तहज़ीब व सकाफ़त के हिसाब से, ठीक है। हर जगह हर बात आप नहीं कह सकते हैं। हर लोगों को, हर अंदाज के लोगों को आपको अलग अंदाज में बात करना होगी, ठीक है। आपकी तकरीर बच्चों के सामने अलग होगी, आपकी तकरीर अपने साथियों के सामने अलग होगी, आपकी तकरीर अपने असातिज़ा के सामने अलग होगी, आपकी तकरीर आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के सामने, आपके हुकूमत के लोगों के सामने अलग होगी, और इसी तरीके से आवाम के सामने आपकी तकरीर अलग होगी। वही बात है। तीसरी शर्त क्या है? नंबर 1 फसीह, नंबर 2 उसका असर होना चाहिए, और कुल्ल कलाम लिल मौतिन लज़ी युक़ालु फ़ीह, जिस जगह कहा जा रहा है, यानी जगह कौन सी है उस हिसाब से आपका कलमा होना चाहिए। वल अशख़ास अल्लज़ी युख़ातबून, और किन लोगों से कहा जा रहा है ये भी आपका बहुत मैटर करता है। तो इसी को बलागत कहते हैं। यानी बलागत के लिए सिर्फ आपका फसी होना काफ़ी नहीं है, आपका कलमा फसी हो, आपकी कलिमात फसी हो, आपके जुमले फसी हो, आपकी इबारतें फसी हो, नहीं, बल्कि उसके लिए आपकी बात का लोगों पे असर करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बात का
لوگوں پر اثر کرنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اثر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں فعناصر البلاغہ، تو بلاغہ کے عناصر کیا ہیں؟ اذن ایک لفظ ہے، معنی ہے، یعنی ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، پھر معنی و تالیف للالفاظ، اور الفاظ کی ایسی بناوٹ دیں، الفاظ کا استعمال یعنی لفظ کون سا یوز کریں گے، لفظ کا مطلب آپ کا لفظ جو ہے فصیح ہونا چاہیے، جو کلمہ ہے، لفظ کا مطلب کلمہ ہے جو فصیح ہونا چاہیے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، آپ معنی کون سا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہی بلاغت میں آئے گا نا، معنی کون سا معنی دیں گے آپ، کن لوگوں کے سامنے کون سی بات رکھنا چاہیے، یہ معنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کو رکھنے کے لیے الفاظ کا استعمال کیا ہوگا، وتالیف للالفاظ، اور الفاظ کی بناوٹ کیا ہوگی، ٹھیک ہے، الفاظ کا استعمال کون سا ہوگا، کون سے الفاظ استعمال کریں گے، پھر ان الفاظ کو کس طریقے سے آپ بالکل ایک دھاگے میں پرو دیں گے، یمنحها قوتا، جس کی وجہ سے اگر آپ ان کو بولیں تو آپ کی بات میں زور ہونا چاہیے، تاثیر ہونا چاہیے اور خوبصورتی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یمنحها قوتاً و تاثیراً و حسناً، اس میں زور ہونا چاہیے، تاثیر ہونا چاہیے اور خوبصورتی ہونا چاہیے، آپ کے کلمات کی وہ بناوٹ کہ جس سے سننے والے کو مزہ آ جائے۔ ثم فی دقت فی اختیار الکلمات، الٹے سیدھے کلمات کا اختیار نہ ہو، کلمات کا اختیار نہ کریں، ورڈ سلیکشن آپ کا بہترین ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسلوب بھی بہترین ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کہ کس کے سامنے کیا اسلوب ہونا چاہیے، وہی بات مواقع کے حساب سے، ظروف کے حساب سے کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ والاسالیب علی حسب مواطن الکلمہ کلام، ایک موت کے وقت آپ کی تقریر ہو تو الگ آپ کا اسلوب ہوگا، ایک شادی کے وقت ہو تو آپ کا الگ اسلوب ہوگا، جنگ میں الگ اسلوب ہوگا، آپ کی پروٹیسٹ اور مظاہرات میں آپ کا الگ اسلوب ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی میٹنگ ہو رہی ہو کوئی ایک قومی اتحاد کے لیے تو اس کا الگ اسلوب ہوگا۔ والاسالیب، الگ الگ اسلوب ہوں گے، علی حسب مواطن الکلام، کلام کہاں کہا جا رہا ہے، جگہ کون سی ہے، موقع کون سے، موقع کا مطلب کیا سچویشن ہے، وہ موضوعات ہی، موضوعات کیا ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ موضوعات کو الگ الگ اسلوب ملے گا۔ حالت السامعین، سامعین کی حالت کیا ہے، سامعین کی حالت مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں ان کی نفسیانی حالت کیا ہے، نفسیاتی حالت کیا ہے، ان کی سائیکولوجیکل سچویشن کیا ہے، ایموشنل سچویشن کیا ہے، اس انداز کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس طرح کا اسلوب آپ کو لانا ہوگا۔ والنزعات النفسیہ، یہی بات، سائیکولوجیکل ان کا رجحان کیا ہے، کس انداز میں ہیں، اور وہ اسلوب استعمال کریں التی تتملکہم وتسیطر علی نفوسہم، کہ ان کے دل میں گھر کر جانا چاہیے، ان کے دلوں میں بات بیٹھنا جانا چاہیے، یہ ہوتا ہے بلاغہ، ٹھیک ہے۔ بلاغہ کو تھوڑی اور وضاحت کی ہے کہ کوئی ایک کلمہ جو ہے ایک جگہ اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ اچھا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایک پوری ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلوب کی بات کر رہے تھے، تو اسلوب 3 ہیں، ہماری بلاغہ کی بات ہو گئی۔ بلاغہ کے میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بلاغہ کا مطلب یہ کہ وہ فصیح ہونا چاہیے، جو کلمہ ہے، جو کلمات ہے، جو جملہ فصیح ہونا چاہیے۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ کے بولیں کہ جس جگہ بول رہے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں، ان کی نفسیانی حالت کیا ہے، اس حساب سے آپ اسلوب استعمال کریں، اور جب اس کلمات کو بولیں، وہ جملے کو بولیں، تو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہونا چاہیے، یہ اس کو بلاغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو بلاغہ کہتے ہیں۔ يُعَدُّ هذا يحسن بك أن تعرف شيئا الأسلوب الذي هو المعنى الموصوف في ألفاظ مؤلفة عنصر، ٹھیک ہے۔ تو اسلوب مطلب کہ آپ جو ہے کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کسی بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو انواع الاسالیب ثلاثہ، ایک سوال یہاں سے بھی بن سکتا ہے کہ آپ کے اسالیب کی انواع کتنی ہیں بلاغہ واضحہ میں، یا پھر ٹوٹلی، ٹھیک ہے۔ تو 3 اسلوب ہیں۔ اسلوب علمی، اسلوب علمی مطلب جو کتابت رائٹنگ وغیرہ میں لکھی جاتی ہیں، جو کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، یہی خود کتاب ایک اسلوب علمی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جتنی کتابیں ہیں اکثر وہ آپ کی اسلوب علمی ہوتی ہیں۔ اور اسلوب علمی میں کیا ہوتا ہے، اسلوب علمی کا مطلب کیا، وہاں پر آپ کیا کوئی موٹیویشن ٹائپ نہیں کر رہے، آپ غصہ نہیں دلا رہے، آپ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو ہے اسلوب علمی میں ایک نالج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک نالج، ایک ریسرچ، ایک تحقیق پیش کر کے لوگوں کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا اہدأ الاسالیب، یہ اسالیب میں سب سے شانت اسلوب ہے، بڑے مزے میں نرمی کے ساتھ، واکثر ہوا احتیاجا الی المنطق السلیم والفکر المستقیم۔ کیوں اہدأ الاسالیب ہے؟ کیونکہ اس میں آپ موٹے بھاری الفاظ استعمال کر کے نہیں کر سکتے، آپ کو لاجک دینا ہوگی، ٹھیک ہے، ایک صحیح تھاٹ دینا ہوگی، ایک صحیح سوچ دینا ہوگی، تو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کوئی آپ کا فکرہ کیا ہے، آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، کیا بات بتانا چاہتے ہیں، وہ منطقی انداز میں، وہ لاجکی حساب سے تارکک ہونا چاہیے۔ وَأَبَدُ عَنَ الْخِيَالِ الشعری، اور شعری خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں،
कि भटक रहे हैं इधर उधर, लिअन्नहु युखातिबुल अक़ल, क्योंकि उसलूब इल्मी में अक़ल से बात होती है, ठीक है। युनाजिल फ़िक्र से बात होती है, आपकी अक़ल से, आपके माइंड को अपील किया जाता है, आपकी थॉट प्रोसेस पे काम किया जाता है। और इसी तरीके से जो रिसर्च तहक़ीक़ात हैं, ठीक है, रिसर्च आपकी डिस्कवरीज़ हैं, उनको आपके सामने लाया जाता है। तो क्या हुआ, अहदाउल असालीब उसलूब इल्मी। और इसमें होता क्या है, किताबों वगैरह में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करना है, फ़यजिबु अन युअना फ़ीही बिइख्तियारिल अल्फ़ाज़ अल वादिहा। तो आपको क्या करना है, अगर आप किताब वगैरह उसलूब इल्मी कहाँ यूज़ होगा, किताबों वगैरह में। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो क्या करना है, फ़यजिबु अन युअना फ़ीही बिइख्तियारिल अल्फ़ाज़ अल वादिहा। तो आपको वाज़ेह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना है जो अपने माने में सरी हो, कोई किसी तरीके का इश्तराक ना हो, माने में कोई इश्तराक ना हो। एक लफ्ज़ होता है जो कई माने देता है, ठीक है। व अन तुअल्लफ़ अल्फ़ाज़ फ़ी सुहूलतिन व जलाइन, बिल्कुल आसान अल्फ़ाज़ में उनकी बनावट हो, आसान अल्फ़ाज़ भी हों, आसान बनावट भी हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, आपकी तालीफ़ुल कलिमात जो है, तालीफ़ुल अल्फ़ाज़ जो बेहतरीन होना चाहिए, आसान होना चाहिए। यहाँ तक कि आप जो हैं माने को बेहतरीन अंदाज में पहुंचा दें और आपकी इबारत में कोई शक व शुबा ना हो और कोई तावील वगैरह नहीं कर पाए, ठीक है। और उसलूब इल्मी में ये मजाज वगैरह, ये मुहसनात बदी जो हैं, जो सारे आते हैं, तौरिया वगैरह, ठीक है, जिनास वगैरह, इनसे दूर रहना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अपनी किताबों में किया हुआ होता है, उनको कहा जाता है कि तकल्लुफ़ बिस्सजा, तकल्लुफ़ बिल मुहसनात अल बदिया, जैसे कि असर इनितात में हुआ। उनकी किताबें वगैरह तो अच्छी थी नहीं, राइटिंग वगैरह या चीज़ें जो है, किताबत फ़न्नी अच्छा था नहीं, तो मुहसनात बदिया ज़्यादा यूज़ करते थे, तो जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है उसलूब अदबी। उसलूब अदबी यही जो आपकी शायरी में ज़ुबान होती है, आपकी रिवाया वगैरह में, उसलूब अदबी में जिसमें ख़याल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, फ़िक्र ज़्यादा यूज़ होती है। वल जमाल अबरज़ सिफ़ातिही, तो इस जो उसलूब अदबी है, खूबसूरती इसकी यानी जमाल, आपने जो जुमला बोला है कितना खूबसूरत है, ये उसलूब अदबी की सबसे बड़ी खुसूसियत है। उसलूब अदबी में लिखना है आपको नावल लिखना है, आपको शायरी कहना है, आपको रिवाया कहना है, आपको मसरहिया कहना है, ठीक है, आपको ये मकाले वगैरह लिखना है, ठीक है। तो उसलूब अदबी में होना चाहिए, तो सबसे बड़ी क्या, खूबसूरत आपको बनाना है। और इसकी खूबसूरती सबसे बड़ी खुसूसियत है। चुनांचे आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वही मुहसनात बदिया वगैरह इसमें यूज़ करना होती हैं, ठीक है, मुहसनात बदिया वगैरह यूज़ करना होती है। इन्होंने मिसाल दी जैसे कि आपको जो गैर महसूस चीज़ है उसको महसूस बना के पेश करें। जैसे आपका बुखार जो है गैर मरई, गैर महसूस चीज़ है, ठीक है, अनटचेबल, और इसी तरीके से आप देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ है। फिर भी मुतनब्बी क्या कहता है, मेरे पास वज़ाइरती का नबयायन, मेरा बुखार जो मुझ पे आता है, बुखार के बारे में कह रहे हैं कि जैसे हया हो, ठीक है। फ़लैसा तज़ुरु इल्ला फ़िज़्ज़लाम, रात में ही बुखार आता है, मुझे रात में ही बुखार आता है, ठीक है। तो वो आती है मेरे पास, मुझे ज़ियारत करने वाली मेरी विज़िटर जो है वो रात में ही मेरे पास आती है, तो ऐसा लगता है किसी औरत के बारे में कह रहे हैं। तो इस तरीके की आप खूबसूरती बना के पेश करते हैं, ये हुआ आपका उसलूब अदबी, ठीक है। और मैंने कहा शेर की एक मिसाल इन्होंने दी है, तो शेर वगैरह में उसलूब अदबी और इसी तरीके से आपकी नावल वगैरह में यूज़ होता है। और उसलूब अल-खिताबी, अलउस्लूब अल-खिताबी क्या है, उसलूब अल-खिताबी मतलब जहाँ तकरीर वगैरह होती हैं, हिना तबरुज़ क़ुव्वत अल-मानी वल अल्फ़ाज़, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है कि मानी में क़ुव्वत और अल्फ़ाज़ में ज़ोर होना चाहिए, बड़े बड़े भारी भारी अल्फ़ाज़ होना चाहिए, हम भी बोलते हैं भारी जुमले होना चाहिए। वक़ुव्वतुल हुज्जा वल बुरहान, सिर्फ जुमले नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी दलाइल, आपके ऐसे भारी दलाइल हों, इसी तरीके से आपकी जो अक़ल हो, जो लॉजिक हो, वो भी बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आपको ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि आपको जिनके सामने तकरीर कर रहे हैं, आपको उनके अंदर कोई चेंजिंग लाना होती है, ठीक है। वो आप अमल नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनको ऐसे अल्फाज भारी बता के उनके अमल में आपको चेंजिंग लाना होती है कि आप अपने अमल को बदलें, ठीक है। अगर जंग पे जा रहे हैं तो उनको वो सुकूत में हैं, वो रुके हुए हैं, जंग पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको उनके अंदर चेंजिंग लाना होती है। तो खिताबत का मतलब क्या है, उसलूब खिताबी का ये सबसे बड़ा क्या है कि जिनके सामने आप बयान कर रहे हैं कोई चेंजिंग उनके अंदर आप लाना चाहते हैं, जिस हालत में वो हैं उससे बदल के आप दूसरी हालत में बदलना चाहते हैं, ठीक है। माना आज आप खिताब करें कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ, तो हिंदुस्तानी मुसलमान जो जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे हैं, आप उनके अंदर चेंजिंग लाना चाहेंगे, तो ये मकसद होता है। तो जिसकी वजह से आपको भारी अल्फाज इस्तेमाल करना होंगे। इसकी खुसूसियात क्या हैं,
बार बार उसलूब तकरार होता है, यानी बार बार कलिमात बोले जाते हैं, बार बार जुमले बोले जाते हैं। इसी तरीके से मुतरादिफात का इस्तेमाल बहुत होता है, ज़रबुल अमसाल बहुत होती हैं, यानी मिसालें भी पेश की जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ज़ोरदार, जिसमें पूरा ज़ोर हो, ठीक है, ज़ोरदार धमाकेदार अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। वयसनफ़ियन ताबीर मिन इख़बार इला इस्तिफ़हाम इला ताजिब इला इस्तिनकार। तो इसमें जब आप कभी बोल रहे हो तो कभी क्या कर रहे हैं, आप खबर दे रहे हो, कभी सवालिया अंदाज में तकरीर की जाती है, बताओ हमने क्या किया आज तक, ठीक है, हमने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, हमने क्या किया, हम क्या कर पाए, हमने ये करना चाहिए था, हमने अपने बच्चों को तालीम दी। कभी इस्तिफ़हाम होता है, कभी सिर्फ खुतबा, सिर्फ आप इख़बार की सूरत करते हैं कि सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने कुछ नहीं किया, हमारे इतनी फ़ीसद है, हमारी लड़कियाँ इतनी पढ़ी हुई हैं। तो कभी इस तरीके से आपको समझाना होता है। वहादा अखू गामिदिन क़द बलगत, ये देखें इसमें ख़बर है, इसमें क्या है, ख़बर है। हादा अखू गामिदिन क़द बलगत खैलुल अंबारा व क़तल हसन अल बकरी व अज़ाल खैलकुम मसालिहा व क़तल मिनकुम रिजालन सालिन। कैसे बैठे हो, ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले हमारे साथ, कल चूड़ी वाले को एक मारा, ठीक है, इसी तरीके से उससे पहले कितनी मॉब लिंचिंग की गई, ये क्या कर रहे हैं, आप क्या करें, ये खबर दी, ये तुम्हारे साथ हो गया। वक़द बलानी अन्ना रजुल मिनहुम कान यदखुलुल मरअतल मुस्लिमा, मुझे पता चला है कि इन्होंने गुजरात के अंदर एक मुस्लिम औरत के साथ क्या किया, मुझे पता चला है कि इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया, ठीक है। इस तरीके से बुरे बुरे हाल किए। एक चूड़ी वाले जो बेचारा बेच रहा था, उसको उसके पैसे छीने, उसका ये करा, उसका वो करा, इस तरीके से। तो ये खबर दी गई, पहले एक माजी का कुछ बताया, ठीक है, फिर एक हाल की खबर बताई, फिर उसके बाद फिर कहेंगे उठो उठो, ठीक है, फिर आपका अम्र इस्तेमाल होगा। तो ये उस्लूब है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये लेक्चर यूट्यूब पे डाला जा रहा है। अगर आप आगे की जो वीडियो हमारी होंगी आपके तशबीहात वगैरह से, यानी आपके इल्मुल बयान, इल्मुल मानी और इल्मुल बदी से, जिनको आप इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तफसीर के साथ, वजाहत के साथ, शर के साथ आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये है आपका 6397704474। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 63 97 70 44 74, 63 977 04 474। इस तरीके से हम दो कल बोलते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर।